Action. हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म पर हमने चालू किया है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। एमपीपीएससी ए और अदर स्टेट्स एई के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले हमने बेसिक सब्जेक्ट सॉलिड मैकेनिक्स दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया है, जिसके हमने 25 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a simply supported beam laterally loaded was found to deflect more than a specified value. Which of the following measures will reduce deflections? अगर एक simply supported beam है और वो क्या हो रहा है, laterally loaded, तो assume that, हम assume कर लेते हैं कि ये simply supported beam है और इस simply supported beam पर मान लीजिए ये लोडिंग आ रही है, P लोडिंग। अब इस P लोडिंग के कारण डिफ्लेक्शंस कितना होता है, डेल्टा। कितना होता है, डेल्टा। और डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, PL³ अपॉन 48 EI। दैट्स क्लियर। तो उसने बोला है कि अगर मैं डिफ्लेक्शंस को रिड्यूस करना चाहूं तो इस बीम के क्रॉस सेक्शन में या बीम में क्या चेंजेस करूं तो क्या बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे आपको दिया है, फर्स्ट इंक्रीज द एरिया ऑफ इंक्रीज द एरिया देन इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज कर दूं तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा क्या, तो मे बी राइट। क्लियर है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है यहां पर। और आगे देख लेते हैं, इंक्रीज द स्पान ऑफ द बीम। अगर मैं बीम की स्पान को इंक्रीज करूंगा तो ये क्या है, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब L³। ओके, तो अगर आप उसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्यूबिकल फॉर्म में क्या बढ़ेगा, उसका डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन इंक्रीज ही होना है। बट डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब अगर आई आपने इंक्रीज किया तो डेल्टा आपका डिक्रीज ही होना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। सिलेक्ट द डिफरेंट मटेरियल हैविंग लेसर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या करें, आप दूसरा मटेरियल यूज करें। कौन सा मटेरियल जिसकी मॉडुलस इलास्टिसिटी जो आपने यूज किया उससे भी कम आए। तो गाइस मतलब क्या है, आप लेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण तो क्या होना है, अगर आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीज करेंगे या लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ना ही है, मतलब ये भी गलत है, तो फिर ये भी गलत है, तो ये सही हो रहा है अभी। और लास्ट ऑप्शन क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड टू बी इंक्रीज्ड। अगर मैं P की वैल्यू बढ़ाता हूं तो अगर आप P की वैल्यू बढ़ाते हैं देन भी क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा ना कि रिड्यूस होगा। तो मुझे डिफ्लेक्शन रिड्यूस करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो लोड को मैं डिक्रीज करूं या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करूं। क्लियर है, तो आपका अभी के हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा, इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सेक्शन। देन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। A column of length L pinned at both end, मतलब आपका एक कॉलम है जो दोनों तरफ से पिंड है या फिर हिंज सेक्शन है। ओके, देन फिर क्या किया है उसने, हेल्ड एट मिड हाइट अगेंस्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका एक पिन जॉइंटेड या हिंज सेक्शन है L, ये कॉलम है आपके पास, इस पर लोडिंग आ रही है P, ये डिफ्लेक्ट कैसे होगी बॉडी आपकी, दैट इस केस में आपका L इफेक्टिव जो होता है वो L इफेक्टिव कितना होता है, L के इक्वल। दैट्स क्लियर। अब आपने बोल दिया है अगर इस बीम को या सॉरी इस कॉलम को आप क्या करें, लेटरली मिड पॉइंट से जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट आप क्या प्रोवाइड कर दें, एक जॉइंट प्रोवाइड कर दें या हिंज प्रोवाइड कर दे। क्या लिखा आपने, एट मिड हाइट अगेंस्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट ओनली ड्यू टू बकलिंग द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। तो अगर मैं इसके मिड हाइट पर भी क्या कर दूं, एक जॉइंट प्रोवाइड कर दूं ताकि इसमें क्या हो, सिर्फ आपका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो जाए वहां पर, तो इस केस में क्या बन जाएगा। तो गाइज ये आपकी जो लेंथ थी कैपिटल L, तो ये दो टाइप का आपका कॉलम बन गया है, एक के लिए L/2 हुआ और अगेन दूसरे के लिए L/2 हुआ। तो इसका डिफ्लेक्शंस फिर कैसे होगा, अगर लोडिंग आपने P लगाया तो ये बॉडी आपकी डेट शेप में डिफ्लेक्ट होती है। इसके लिए जो LE है, L इफेक्टिव वो कितना हुआ, 0.5 टाइम्स ऑफ L। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपको दिख गया होगा, उसके लिए कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कहाँ स्टोर करेगा, इलास्टिक लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अल्टीमेट पॉइंट या लोअर यील्ड पॉइंट। तो डेफिनेशन ही है कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड
विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। ओके, और स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है? स्ट्रेन एनर्जी होती है कि आपकी एनर्जी कितनी है या इंटरनल वर्क कितना हो रहा है, कितने विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर बॉडी में कितना इंटरनल वर्क हो रहा है, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, उस वर्क को पढ़ते हैं आप स्ट्रेन एनर्जी या इंटरनल कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। तो यहां पर प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? विद इन इलास्टिक लिमिट जो आपकी एनर्जी स्टोर होगी उसको पढ़ेंगे आप प्रूफ रेजिलियंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोड PQ, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि PQ रोड है 45 डिग्री पर विथ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आपका ठीक है, EI है, हिंज एट बोथ एंड। फॉर व्हाट मिनिमम फोर्स F इज एक्सपेक्टेड टू बकल। तो बकलिंग लोड आपको F निकालना है कि कितनी वैल्यू होगी। तो जैसे बेसिक फार्मूला पढ़ा है हमने बकलिंग लोड का, या यूलर्स बकलिंग लोड फार्मूला क्या होता है? पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। तो यहां पर आपसे पूछा है कि P की वैल्यू मतलब फार्मूला मॉडिफाइड होकर यही रहेगा या फिर कौन सा हो सकता है। जैसे 4 ऑप्शंस में दिख रहे हैं तो देखते हैं। तो यह फार्मूला पढ़ा है मैंने किस केस में? जब मेरा वर्टिकल लोड अप्लाई हो रहा हो, एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा हो P एंड लेंथ आपका L हो, दैट्स क्लियर, देन आपका यह फार्मूला एप्लीकेबल होगा। बट अभी जो मेरे पास केस है वो केस क्या है आपके पास गाइस? तो केस मेरे पास ये बन रहा है कुछ इंक्लिनेशंस पर है। इस इंक्लिनेशन पर है और ये इंक्लिनेशन कितना दिया है आपको? 45 डिग्री, और इस 45 डिग्री के अप्रॉक्स यहाँ पर आपका फोर्स F लग रहा है। तो अगर ये आपका बीम इस डायरेक्शन में ही होता वर्टिकल, देन आपका फार्मूला ये एप्लीकेबल होता। इसके लिए क्या होगा? तो गाइस इस लाइन के अपेक्स या लाइन के रिस्पेक्ट में अगर आप F को रिजोल्व करें तो F कितना निकल कर आएगा? अगर आप F को रिजोल्व करेंगे यहाँ पर तो ये 45 डिग्री। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पर फोर्स देखूँ इसका रिजल्टेंट, तो F कितना निकल कर आएगा? F cos 45 डिग्री, मतलब ये F cos अब हो गया वर्टिकल, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका F cos 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। मीन्स अगर इसको आप मॉडिफाइड करें तो F का फार्मूला क्या बनेगा? cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, दैट साइड √2 पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। अब जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका आंसर है, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, √2 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर या L इफेक्टिव स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2 meter long bar of uniform section 50 mm square extends 2 mm under a limiting axial stress of 200 Newton per mm square. What is the modulus of resilience for the bar? Modulus of resilience क्या होता है? Area under the stress strain curve within the elastic limit is called modulus of resilience. तो क्या होगा इस केस के लिए वो आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चंस का देख लेते हैं आंसर। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाए, ये होते हैं आपके स्ट्रेन, दैट्स योर स्ट्रेस, और ये होता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन। इसके रिस्पेक्ट में जो ये एरिया होता है कहाँ तक? विद इन इलास्टिक लिमिट। ये आपकी क्या है? इलास्टिक लिमिट। तो ये कि इसके बीच का जो एरिया है वो कहलाता है आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो अगर मैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का फार्मूला लिखूंगा तो क्या बनेगा? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया मतलब ऐसे ट्रेंगल, तो ट्रेंगल का एरिया क्या होता है गाइस? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इज योर एप्सिलॉन इंटू हाइट इज योर सिग्मा, दैट्स क्लियर, एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन को आप और क्या लिखते हैं? ये हमने पढ़ा है हुक्स लॉ से, एप्सिलॉन, क्लियर है? तो सिग्मा अपॉन ई इज योर एप्सिलॉन वैल्यू, मीन्स 1/2 सिग्मा अपॉन ई इंटू सिग्मा, दैट्स क्लियर। अब इसकी वैल्यू आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इनकी वैल्यू तो आप पुट कर ही सकते हैं। क्या क्या लिखा है? जैसे सिग्मा की वैल्यू कितना दिया है उन्होंने? 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील है, तो स्टील के लिए कितना गिवन है आपको? 2 × 10⁵। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसका आंसर जो बनेगा कितना आएगा?
सॉल्व करने के बाद मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो ही स्ट्रेस की यूनिट होगी वही आपकी किसकी यूनिट होगी, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये तो कांस्टेंट है, स्ट्रेस की जो यूनिट होगी वही मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की यूनिट होगी, मतलब 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालिसिस ऑफ अ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम कैन बी डन बाय, कौन से इक्वेशंस के द्वारा? इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अलोन और इक्वेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन, और ऑप्शन सी इज योर बोथ। तो दोनों इक्वेशंस का आप उपयोग करते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। कौन कौन सी? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन इक्वेशंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम आर मेड फिक्स्ड देन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर मैं क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं फिक्स्ड बीम से सिंपली सपोर्टेड बीम को, तो मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड मैंने अज्यूम कर लिया बीम, जिस पर लोडिंग अज्यूम कर लिया मैंने, कौन सी है? यूडीएल। इसको रिप्लेस कर दिया है गाइज आपने फिक्स्ड बीम से, मतलब फिक्स्ड सपोर्ट से, तो लोडिंग तो सेम रहेगा, लेंथ भी सेम रहेगा। अब क्या लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट कि मिड स्पान मूवमेंट्स पॉजिटिव रिड्यूसेस, मतलब जो आपका अगर सिंपली सपोर्टेड से फिक्स्ड करूंगा तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होने वाला है वो क्या मेरा रिड्यूस होगा। तो अगर ये स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं तो क्या होगा, इसके लिए अगर आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपका कैसे बनेगा? एज ए पैराबोलिक, और पैराबोलिक मैक्सिमम कितना होता है आपका? WL²/8। क्लियर है? इस केस में क्या होता है, तो इस केस में गाइस यहाँ पर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिर्फ क्या डेवलप हो जाएगा? MF, अगर जैसे ये A सपोर्ट और ये B सपोर्ट है तो AB पर क्या डेवलप हो जाएंगे आपके? फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। क्या डेवलप हो जाएंगे? फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन होता है डेवलप, तो यहाँ पर फिर मूवमेंट जीरो होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इनका एंड मूवमेंट डायग्राम बनाऊँ तो एंड मूवमेंट डायग्राम कैसा बनेगा आपका? दैट्स योर एंड मूवमेंट डायग्राम। और कितनी वैल्यू होती है यहाँ पर? WL²/12, मतलब ये वैल्यू कितनी है? WL²/12। फिर इस UDL के कारण फ्री एंड मूवमेंट डायग्राम या फिर फ्री मूवमेंट डायग्राम कितना होगा? तो वो आपका सेम एज इट इज होगा। कितनी होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू? तो यही होती है WL²/8। तो गाइज आप अगर यहाँ पर ध्यान दें तो ये वाला जो पोर्शन थी क्या हो चुका है? न्यूट्रल हो चुका है। ये हो चुका है, ये वाला पोर्शन न्यूट्रल हो चुका है। बचा कितना पोर्शन? दैट पोर्शन। तो WL² कितना है? ये ओवरऑल है आपका पास, ये ओवरऑल है WL²/8। तो यह वाली जो वैल्यू बची है ये कितनी बची? WL²/8 माइनस WL²/12। तो आपका इसका रिजल्ट निकालेंगे कितना बचेगा? WL²/24। तो अपॉन में 24 है और यहाँ पर अपॉन में 8 है, तो 8 वाली वैल्यू बड़ी आएगी या 24? तो अपॉन में जिससे ज़्यादा से डिवाइड करते हो छोटी वैल्यू आती है, मतलब ये कम आएगा। तो सही बोल रहे हैं आप कि मिड स्पान मूवमेंट्स रिड्यूसेस। सेकंड, स्टिफनेस इंक्रीजेस। तो स्टिफनेस तो इंक्रीज होना ही है जब ये, इस केस में अगर आप स्टिफनेस निकालते हो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कानिज मेथड के लिए, कानिज या मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना आएगा? जब आपका पास में से दूर के एंड को देखो, मतलब फार एंड देखो अगर मैं, कितना आता है स्टिफनेस? 3 टाइम्स ऑफ EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अपॉन L। सेम केस अगर यहाँ पर बनता है, इस केस में कितना होता है? K = 4 टाइम्स ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अपॉन L। तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि किसकी स्टिफनेस ज़्यादा है, तो मीन्स ये भी सही बोल रहा है। और थर्ड पॉइंट है सपोर्ट मूवमेंट्स डेवलप ऑफ दिस सपोर्ट मूवमेंट्स डेवलप। तो मतलब क्या होगा? फ्री एंड से ये फिक्स्ड बन गया है तो यहाँ पर सपोर्ट मूवमेंट्स डेवलप हो गए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं। दैट्स ऑल आर दी करेक्ट आंसर्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है आपको और उसका रीजन दिया है। कथन क्या है? देयर इज नो ट्विस्टिंग इन एन ओपन सेक्शन इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड पासेस थ्रू इट्स शियर सेंटर। तो ये शियर सेंटर की डेफिनेशन है कि शियर सेंटर इसका किसको पढ़ता हूं कि जहां पर क्या डेवलप ना हो? ट्विस्टिंग डेवलप ना हो, उस पॉइंट को मैं पढ़ता हूं शियर सेंटर। उसके अबाउट सिर्फ क्या होगा? प्योर बेंडिंग होगी, सिर्फ बेंडिंग डेवलप होगी, उस पॉइंट को मैं पढ़ता हूं शियर सेंटर। एंड रीजन क्या दिया है कि शियर सेक्शन कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ओपन सेक्शन, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसके अबाउट आपका शियर सेंटर लाई करता है क्या? तो ये दोनों रीजंस सही हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल में देखना चाहें तो जैसे आई सेक्शन मैंने अज्यूम किया
और आई सेक्शंस का एज अ सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक आई सेक्शंस में क्या होता है, इसका सीजी पॉइंट एंड शियर सेंटर आर सेम। क्लियर है? तो इसके अबाउट अगर आप देखें यहां पर पॉइंट लोड पी या किसी भी अबाउट आप एक्सिस के अबाउट लगाएं तो आपकी कोई भी कोइंसाइड या ट्विस्टिंग डेवलप नहीं होगी, ये रोटेशंस में नहीं आएगा। प्योरली इसमें क्या होगा, बेंडिंग हो सकती है। तो ऐसे केस को क्या पढ़ेंगे, सॉरी जिस पॉइंट के अबाउट आपका ट्विस्टिंग ना हो उस पॉइंट को पढ़ते हैं आप शियर सेंटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओके, शियर सेंटर से रिलेटेड है कि अ पॉइंट लोड अप्लाइड एट शियर सेंटर इंड्यूसेस। शियर सेंटर के अबाउट अगर आप पॉइंट लोड अप्लाई करें तो क्या इंड्यूस कर रहा होगा, जीरो शियर फोर्स, जीरो बेंडिंग, प्योर ट्विस्टिंग या प्योर बेंडिंग। तो आपने 3 केस पढ़े होंगे, इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया है वैसे पहले ही क्वेश्चंस में। अगर नो ट्विस्टिंग होगा तो वहां पर सिर्फ क्या होगा, प्योरली बेंडिंग होगा। तो ये प्योर बेंडिंग का केस होगा। अगर पॉइंट लोड अप्लाई कर रहे हैं नो शियर सेंटर के अबाउट तो प्योर बेंड। प्योर बेंडिंग क्या होती है, और फिर 3 के आपने केस पढ़े होंगे, प्योर बेंडिंग, प्योर शियर एंड प्योर टॉर्शन। ऐसी बॉडी जिसमें प्योरली टॉर्शन हो, क्या डेवलप हो, सिर्फ टॉर्शनल डेवलप हो, उसमें क्या डेवलप ना हो, नो बेंडिंग विल अकर, नो बेंडिंग विल अकर, मतलब न नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो और ना ही बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो। प्योरली सिर्फ क्या डेवलप हो उसमें, टॉर्शनल मूवमेंट के साथ में टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस। तो नो बेंडिंग और नॉर्मल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड। यह अजम्पशन ही रहता है जब मैं टॉर्शनल थ्योरी पढ़ता हूं, और जब मैं बेंडिंग थ्योरी पढ़ता हूं तो मैं प्योर बेंडिंग का केस अज्यूम करता हूं, शियर थ्योरी पर प्योर शियर का। क्लियर है? तो ये भी ध्यान में रखना। ये तीनों केस क्या है, पर्टिकुलर थ्योरी के। टॉर्शन थ्योरी में अजम्पशन से मेरा कि मैं मानूंगा कि जो भी मेरा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, प्योर टॉर्शन को अप्लाई करेगा, और शियर थ्योरी में शियर को और बेंडिंग थ्योरी में बेंडिंग। तो नो बेंडिंग विल अकर, ओनली टॉर्शन विल अकर। मतलब यहां पर जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप पढ़ते हैं टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। जैसे प्योर अगर आप शाफ्ट की बात करें, प्योरली शाफ्ट की बात, तो शाफ्ट के अबाउट जो होंगे आपके प्योर सिर्फ टॉर्शन डेवलप होगा, टॉर्क टी। इसके अबाउट क्या, बेंडिंग डेवलप नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो आपका शाफ्ट है, ऐसा नहीं होगा कि शाफ्ट घूमते घूमते ऐसा बेंड भी हो जाएगा, तो फिर आपका प्योर टॉर्शन को अप्लाई नहीं कर पाओगे वहां पर, या उस थ्योरी को आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। देन प्योर शियर, प्योर शियर का बात क्या हो जाएगा, ये प्योरली शियर पर अब क्या होगा, एप्लीकेबल। मतलब यहां पर बेंडिंग अकर नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे आप प्योर शियर में, शियर एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ, शियर एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ बेंडिंग। किसकी एब्सेंस में, ओनली शियर एग्जिस्ट इन द absence of बेंडिंग और नॉर्मल स्ट्रेसेस। जैसे एग्जांपल में देखें तो आपने शियर बॉडी अज्यूम कर लिया, और इसी को पढ़ते हैं आप प्योर शियर केस। मोहर सर्कल थ्योरी में पढ़ा है आपने प्योर शियर केस। क्लियर है? तो दैट पॉइंट। एंड प्योर बेंडिंग मतलब सिर्फ उसमें प्योरली बेंडिंग डेवलप हो, नो शियर विल बी डेवलप्ड, ओनली बेंडिंग विल occur or develop, no shear exist। जैसे अगर इस बीम की बात करें, जैसे कोई सिंपली सपोर्टेड बीम ले लें आप, तो इस पर पॉइंट लोड आप एज्यूम कर लें सेम डिस्टेंस पर P, जिसमें L/3 और L/3 पर ही आपका एक है P लोड और L/3। तो ये जो गैप होगी ना, इसको पढ़ेंगे आप प्योर बेंडिंग। क्यों होगा, जैसे अगर इसका आप शियर फोर्स डायग्राम बनाए तो यहाँ पर तो P ही आएगा और यहाँ पर भी P। अगर इनका शियर फोर्स डायग्राम बनाए तो शियर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा इस बॉडी के लिए, अपवर्ड की तरफ जाएगा P। देन जहाँ तक कांस्टेंट है, क्योंकि ये P लोडिंग आ रहा तो P के कारण कांस्टेंट। देन नो फोर्स तो नो स्लोप, तो यहाँ इसके बीच में देन अगेन आपका ये पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा।
तो मीन्स ये जो पोर्शंस दिखा रहा है आपको, यहाँ पर क्या डेवलप नहीं हो रहा है, आपका डेवलप नहीं हो रहा है कोई शियर फोर्स। बट इसका मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो इस बॉडी का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, इस बॉडी का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा आपका गाइस, वो बनेगा ट्रेपेजोइडल शेप में, और यहाँ पर ये बेंडिंग अकर होगी। क्लियर है? तो इस पोर्शंस को आप जो बोलेंगे ये है आपका प्योर बेंडिंग केस। क्लियर है? तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तो जहाँ से आपके इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज नॉर्मली यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स, थिक सिलेंडर्स और मटेरियल्स विद नो स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट। तो किसके लिए यूज करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे आपको दिख ही रहे होंगे कि 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर हमने कंसिडर किया है। कौन सी? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइन्स थ्योरी, लैम्स थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। यहाँ तक कि एग्जाम में कभी कभी इनके नाम ही पूछ लेते हैं आपसे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को मैं क्या पढ़ता हूँ, तो क्या पढ़ते हैं आप, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, रैंकाइन्स थ्योरी और लैम्स थ्योरी। क्लियर है? और इसी का आंसर क्या पूछा है आपसे, किसके लिए सुटेबल है, किसके लिए सुटेबल है, ब्रिटल मटेरियल के लिए है, एंड नॉट सुटेबल फॉर प्योर शियर केस एंड डक्टाइल मटेरियल। दैट्स क्लियर? तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिमिलरली अगर आपसे सेकंड पूछा जाए तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, या इसी को आप सेंट विनांस थ्योरी पढ़ते हैं, यूज्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ट्रेस्का, गेस्ट और कुलाम्स थ्योरी, इन सभी के एक ही नाम है। और किसके लिए यूज होती है यहाँ, डक्टाइल मटेरियल के लिए। और इसके लिए अगर डिजाइन शियर स्ट्रेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन 2 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड आल्सो नॉट सुटेबल फॉर स्फेरिकल स्ट्रेस कंडीशन। क्लियर? देन नेक्स्ट अगर हम मूव करें, ये अगर इसकी बात करें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की, तो ये सभी थ्योरीज में से ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जो ज़्यादा यूज होती हैं। देन मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या बेल्ट्रामी हेक्स थ्योरी, ये यूज होती हैं आपकी डक्टाइल मटेरियल के लिए एंड नॉट सुटेबल फॉर प्योर शियर केस। तो कभी कभी आपसे ऐसा पूछ लें कि प्योर शियर केस के लिए कौन सी सुटेबल थ्योरी है, तो प्योर शियर केस के लिए कौन सी सुटेबल थ्योरी है, तो लास्ट वाली 5th नंबर की, जिसको मैं डिस्टोर्शन थ्योरी पढ़ता हूँ, या वॉन मिसेस थ्योरी या हेंकिस थ्योरी, या आल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी। तो यह सुटेबल है आपके लिए प्योर शियर केस के लिए और आल्सो फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो 3 थ्योरीज हैं आपके पास, शियर स्ट्रेस, डिस्टोर्शन थ्योरी एंड स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो डक्टाइल मटेरियल के लिए हैं, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी हैं जो ब्रिटल मटेरियल की यूज करता हूं। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने आंसर आ गए आपके। तो इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा कौन सा है, ब्रिटल मटेरियल। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The material of a rubber balloon has a Poisson's ratio of 0.5. If uniform pressure is applied to blow the balloon, the volumetric strain in material will be. एक आपने बलून को ब्लो करने के लिए चारों तरफ से क्या लगा है, उसके इंटरनल प्रेशर कितना है, यूनिफॉर्म है, और उसका पॉइजन्स रेशियो अगर 0.5 है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल कर बताइए। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू। यहाँ पर बोल दिया है आपने क्या कि चारों तरफ से प्रेशर क्या लग रहा है, एक समान, और कितना वैल्यू दिया है उसने पी, चारों तरफ से यूनिफॉर्म प्रेशर है, आपने अज्यूम कर लिया पी है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड इज इक्वल टू पी। क्लियर? और म्यू की वैल्यू दिया है उसने 0.5। तो एप्सिलॉन आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है, तो सिग्मा कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पी अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.5 मीन्स कितना आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0, मतलब कोई स्ट्रेसेस रजिस्टर नहीं कर रही होगी आपका बलून। तो बलून के लिए आपका अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हुआ 0। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a cylindrical bar of 20 mm diameter and length 1 meter is subjected to a tensile test and its longitudinal strain is 4 times that of its lateral strain. If modulus of elasticity is something, then its modulus of rigidity will be. तो आप सभी जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के साथ में रिलेशंस क्या है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी इंटू 1 प्लस म्यू। म्यू इज योर पॉइजन्स रेशियो, और पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन
लीनियर स्ट्रेन। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिया है उन्होंने कि लेटरल स्ट्रेन जो है आपका उसका 4 टाइम्स है आपका लीनियर स्ट्रेन के बराबर, तो इसका 4 टाइम्स आपका लीनियर स्ट्रेन के बराबर है। देन आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं पॉइजन्स रेशियो की, कितना निकलता है 0.25। अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा आपका रिजल्ट, E इज इक्वल टू ई की वैल्यू आपको गिवन है 2 × 10⁵, तो पुट कर देते हैं 2 × 10⁵ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G इंटू 1 प्लस म्यू, म्यू इज योर इक्वल टू 0.25। देन फाइनल आवर रिजल्ट 0.8 × 10⁴ न्यूटन पर mm²। क्लियर है, और यही आपका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था एक बार, उसमें इन्होंने रेशियो पूछा था। इसके पहले थोड़ा सा देख, किसके बीच में, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में रेशियो, जो क्या होता है 1 - 2 टाइम्स ऑफ म्यू। तो ये से भी रिलेशंस आ सकते हैं या फिर इनसे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ टेपरिंग रोड वेरीज फ्रॉम D to D2/2। एक टेपर्ड रोड है जिसका डायमीटर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, D/2 से D से D/2 तक। ओके, तो टेपर्ड सेक्शन बना दिया आपने। ये डायमीटर अगर D है तो ये डायमीटर कितना रहेगा आपका D/2। दैट्स क्लियर। इसका लेंथ L है। सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन ऑफ P, अगर आपने एक्सियल टेंशन फोर्स कितना लगा दिया है इस पर P। देन आपसे पूछ रहा है कि इसके लिए जो फार्मूला होगा चेंज इन लेंथ दैट इज ΔL, वो कितना होगा, तो कितना होता है हमने पढ़ा है 4πL/πd1 d2 × E। क्लियर। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ P × L/π d1, तो d अज्यूम आपने किया है, और इसका कितना गिवन है D/2, एक सेक्शंस का D1 और एक सेक्शंस का D2 × E। कितना रिजल्ट आया आपका डेल्टा L इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ PL/πd² E। तो ये होगा आपका ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू इक्वल है आपके पास। ओके, 8 PL/πd² E। क्वेश्चन, अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर आपको गिवन है, जिसमें कॉपर का टेम्परेचर अगर राइज करता हूं तो स्टील में क्या डेवलप होगा, टेंशन और कंप्रेशन, ये आपसे पूछा गया है। वी विल नो दैट, क्या जानते हैं हम कि कॉपर का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है ग्रेटर देन होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ स्टील। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कॉपर को और स्टील को सेम डिग्री सेल्सियस से गर्म करें या डिक्रीज करें उसका टेम्परेचर, तो क्या होगा, स्टील के कंपैरिजन में कॉपर आपका ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कंपोजिट सेक्शन से बनाए गए हैं, एक कंपोजिट सेक्शन इन दोनों के कंपैरिजन से। तो क्या बना है आपका ये कॉपर, इनके कंपोजिशन से आपने बना दिया है कंपोजिट सेक्शन कॉपर एंड स्टील का। अगर आपने इसको हीट किया है तो क्या बनेगा, जो कॉपर आपका ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा, बट स्टील आपका थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। अब स्टील पीछे रहेगा, आपने देखा होगा कोई बंदे, अगर आपके दो दोस्त हैं, आप हाथ पकड़ कर चल रहे हो, तो जो आगे दौड़ रहा है अगर तो आगे दौड़ रहा है वो बंदा पीछे वाले को खींचने की कोशिश करता है, जबकि जो पीछे दौड़ रहा है वो आगे वाले बंदे को अपनी तरफ पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मीन्स कॉपर किस में है, एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या चाहेगा कि स्टील भी मेरे साथ में चले, तो स्टील को ये इसके साथ में क्या कर देगा, टेंशन मिला देगा। बट स्टील क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो कॉपर किस में आ जाएगा आपका, कंप्रेशन में। तो यहां से आपसे पूछा है कि स्टील किस में रहेगा, तो स्टील रहेगा आपका टेंशन में और कॉपर रहेगा आपका कंप्रेशन में। तो आंसर रहेगा आपका कि स्टील बार विल बी इन अंडर द टेंशन। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट in a stressed element is shown in the figure. The maximum tensile stress in the element will be, तो मैक्सिमम कौन सा टेंसाइल स्ट्रेस आपसे पूछा है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा ये बताइए। मतलब आपको जो केस दिख रहा है वो कौन सा है, एज अ प्योर शियर केस। मतलब इसमें सिर्फ क्या डेवलप हो रहे हैं, शियरिंग स्ट्रेसेस। कितनी वैल्यूज दिया है, 10 N/mm²।
10 न्यूटन पर एम स्क्वायर टाउ की वैल्यू गिवन है आपको। तो आपसे पूछ लिया है उसने मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या होंगे, मैक्सिमम मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं आपके पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। तो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल आती है आपकी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। दैट्स क्लियर। प्योर शेयर केस है मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस सभी क्या है आपके जीरो। तो ये टर्म्स जीरो एंड दैट टर्म्स आल्सो जीरो। तो सिग्मा मेजर कितना हुआ, सिग्मा मेजर इज इक्वल टू रूट ऑफ टाउ स्क्वायर। टाउ स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर मीन्स 10। तो किसके इक्वल होंगे आपके 10 के बराबर ही होंगे। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दैट्स क्लियर। और इसका दूसरे एग्जाम्पल से अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनेंगे ग्राफिकल। तो ग्राफ में देख लेते हैं मोहर सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो रेडियस क्या होगी आपकी, रेडियस इसके बराबर ही होती है। तो रेडियस किसके बराबर होगी मोहर सर्कल की, इसके बराबर मीन्स 10 आएगा। ओके तो मोहर सर्कल की रेडियस आपने 10। ओरिजिन ऑफ मोहर सर्कल कहाँ से करो, तो ओरिजिन कहाँ से होगी, तो ओरिजिन के लिए आपको देखना पड़ेगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो ये कितना है, दोनों जीरो है मतलब ओरिजिन एक्सिस, एक्सिस ऑफ ओरिजिन और ओरिजिन ऑफ सर्कल दोनों एक ही पॉइंट रहेंगे मतलब ये सेंटर से होगी, एक्सिस के सेंटर से। यहाँ से आप 10 रेडियस का एक सर्कल बना देंगे। तो ये बना दिया आपने। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 10 मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस। ये एक्सिस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और ये रिप्रेजेंट करता है माइनर और मिनिमम। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, ये भी रेडियस ही तो 10 ही होगा मतलब ये आपके 10 के बराबर होगा। दोनों तरफ से आप कर सकते हो बट आंसर रहेगा आपका 10 ही। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोहर सर्कल ऑफ प्लेन स्ट्रेस फॉर अ point body is shown in the figure. The design is to be done on the basis of maximum shear stress theory for yielding. Yielding will just begin if designer chosen a ductile material। मतलब ductile material उस डिजाइनर ने चूज किया है तो yield strength क्या होगी उस बॉडी की आप बताइए। अगर आपके पास डायग्राम कौन सा है जो गिवन सेक्शन है, क्या दिया है उन्होंने, नेगेटिव एक्सिस में है जिसमें आपको ये एक्सिस रिप्रेजेंट करता है सिग्मा और ये टाउ किस में कर रहा है, न्यूटन पर एम में मेगा पास्कल में। और इसमें इस वैल्यूज़ को दिया है उन्होंने -10 और ये वैल्यूज़ दिया है उन्होंने -100। दैट्स क्लियर। तो उसने पूछा है कि यील्ड स्ट्रेस क्या होंगे इस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के। तो आपको पता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के हिसाब से आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के थ्रू आपको क्या निकाल कर बताना है, यील्ड स्ट्रेसेस क्या होंगे। तो फ्रॉम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो थ्योरीज ऑफ फेल्यूर हैं उसी को मैं ट्रेस्का थ्योरी, गेस्ट थ्योरी या कुलाम्स थ्योरी पढ़ता हूं। और उसमें मैंने पढ़ा है टाउ मैक्सिमम इज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए आपका Fy/2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब डिजाइन निकालना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी, बट यहाँ पर आपको गिवन नहीं है फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो इसलिए आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिमूव कर सकते हैं। तो यील्ड स्ट्रेस निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, टाउ मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम कहाँ से निकालूंगा, टाउ मैक्सिमम निकालूंगा मैं सिग्मा मेजर माइनस सिग्मा माइनर बाय 2। ये कितनी होती है वैल्यूज, तो ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। तो मेजर कितना है आपके पास -100, क्लियर है। मैक्सिमम कितना है -100, यही है वैल्यूज, हाँ -100 एंड माइनर ये भी -10 तो ये -10/2। ओवरऑल कितना रहेगा -45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब अगर आप यील्ड स्ट्रेस निकालना चाहें तो यहां से आप इजीली निकाल सकते हैं। कितना निकलेगा आपका यील्ड स्ट्रेस, -45 लेस देन Fy/2। तो Fy मतलब कितना रहेगा आपका, प्लस माइनस आप कर सकते हैं अप्रॉक्स ±90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मतलब कंप्रेशन में भी इतने और टेंशन में भी आपके इतने ही यील्ड स्ट्रेसेस रहेंगे, ये बताने की कोशिश में आप। तो ±90 मेगापास्कल इज योर आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, जिसमें फर्स्ट लिस्ट में आपको टाइप ऑफ बीम दी है, लिस्ट सेकंड में आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अगर मैं जैसे फर्स्ट ए की बात करें तो क्या है, आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है जिस पर कोई लोडिंग नहीं है, तो नो लोडिंग तो नो BMD, मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन। फिर दिया है बी ऑप्शंस में आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और UDL लोडिंग है, तो देन उसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स कैसा बनेगा, UDL कौन सा बनेगा,
पैराबोलिक, और इस पैराबोलिक शेप में आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL²/8। देन नेक्स्ट दिया है आपको कैंटिलीवर बीम जिसमें पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पर, तो इस टाइप के लिए कितना बनेगा आपका ट्रेंगुलर शेप में, और उसका मूवमेंट होगा आपका PL मैक्सिमम मूवमेंट। देन नेक्स्ट दिया है आपको सिंपली सपोर्टेड बीम और जिसमें सेंटर पर आपका लग रहा है P लोड, तो उसके लिए बनेगा ट्रेंगुलर शेप, और ट्रेंगुलर में मैक्सिमम लोड होगा आपका PL/4। तो ये ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लोवेस्ट होगा, ये पूछा है आपसे। CG के अबाउट मीन्स न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, या टॉप पर या बेस पर या किसी के अबाउट, मतलब बता नहीं सकते हैं यहाँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सेक्शन तो किसका होता है, तो देख लेते हैं पहले। जैसे अगर मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन अज्यूम कर लूँ जिसका सेक्शंस B हैं और D, तो इसके अगर सेंट्रल की बात करें या न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, या इसी को मैं क्या बोलता हूँ CG के अबाउट, तो ICG निकालें या I न्यूट्रल एक्सिस, कितना निकलता है BD³/12। अब अगर मैं बात करूं किसके अबाउट, ये टॉप होता है तो टॉप को मान लिया y, और ये भी आपके पास y, तो टॉप पर निकालें या बेस पर निकालें आप, या इसी को मैं क्या पढ़ता हूं पैरेलल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या पढ़ती हैं, ICG प्लस A × y²। क्लियर है, तो CG कितना है BD³/12 प्लस एरिया कितना हो जाएगा BD, और y की डिस्टेंस कितना है D²/4, कितना हो जाएगा D/2, तो ये हो जाएगा आपका D²/4। जब यहाँ से कैलकुलेट करके रिजल्ट निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी कितना आएगा BD³/3, BD³/3 निकलेगा। सॉल्व करके देख सकते हैं इसको, 4 एंड देन 3 4, हाँ ओके, BD³/3 आएगा। ओके, तो ये वैल्यू ज़्यादा है या ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है आपका, मतलब टॉप बेस या पैरेलल में आपका क्या होगा, ज़्यादा वैल्यूज आएगी एज कम्पेयर टू CG, मतलब CG पर आपका मिनिमम होगा इन तीनों के। तो कहाँ पर होता है सबसे कम, लोवेस्ट एट सेंट्रोइड। Then next question, the radius of gyration of a section is proportional to, radius of gyration किसके proportional होती है, तो radius of gyration क्या होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन जब मैं लेमड़ा निकालता हूं या स्लेंडरनेस रेशियो तो उसमें यूज करता हूं मैं L इफेक्टिव अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं आप, रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये होता है इसके प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रूट ऑफ I/A, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन, यूनिफॉर्म बीम मैं कब पढ़ूंगा या किसको पढ़ूंगा, तो यूनिफॉर्म बीम के लिए आपको क्या होना चाहिए, बेंडिंग इक्वेशन या स्ट्रेंथ निकालने के लिए बेंडिंग स्ट्रेंथ M/I इज इक्वल टू σ/y, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा M/I/y, दैट्स योर M/I/y को क्या पढ़ते हैं आप Z, ये आपका सेक्शन मॉडुलस। तो ये दोनों क्या होंगे आपके कांस्टेंट होने चाहिए। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए बेंडिंग स्ट्रेंथ तो M इंटू सिग्मा सेट, तो इसके लिए क्या होगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज सेम एवरीवेयर, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एक जैसे होंगे तो आपकी बेंडिंग मूवमेंट भी एक जैसा आएगा। क्लियर है, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस पर डिपेंड कर रहा है, सेक्शन मॉडुलस आपके क्रॉस सेक्शन पर, पूरा क्रॉस सेक्शन एक जैसा होगा तभी आपके बेंडिंग स्ट्रेसेज इज सेम होने चाहिए। तो अब बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ व्हेन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज द सेम एवरीवेयर। तो यहाँ से भी रिलेशन देख सकते हैं कि सेक्शन मॉडुलस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो अगर बेंडिंग स्ट्रेसेस जहाँ पर आपके सेम होंगे मीन्स क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the shear stress at any section at a distance y from neutral axis is given by, तो न्यूट्रल एक्सिस से shear stress कितने होते हैं, जैसे सेक्शंस अज्यूम कर लिया मैंने एज अ रेक्टेंगल, तो इसमें आपका shear stress का फार्मूला क्या होता है बेसिक, जैसे प्रीवियस क्लास में वैसे हम देख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर जो आपका वीडियो था उसमें, बट फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। अगर ये सेक्शंस हैं तो इसमें आपके शेयर फोर्स आ रहा है जैसे कोई V और इसमें डिस्टेंस है ये आपका Y, तो इसके लिए शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस क्यों निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आपके शेयर फोर्स A y बार
अपॉन आई इंटू बी। एफ ए इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कहाँ पर, जहाँ पर आपको शियर स्ट्रेस देखना है और उसकी डिस्टेंस, दैट्स योर वाई बार अपॉन आई इंटू बी। आई इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बी इज योर विड्थ ऑफ सेक्शन। तो ये होगा आपका, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंटिलीवर बीम दिया है आपको, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका, तो बीम कौन सा, ए दिया है और बी के बीच में रिलेशंस। कैंटिलीवर बीम बना लिया आपने, इस पर पॉइंट लोड आपने पी अप्लाई किया, कौन सा बीम है यह, ए। उसने बोला है कि जो बीम है उसका और इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, डबल है। तो अगर इसका बी और डी है तो जो आपका सेक्शन नेक्स्ट कौन सा है, बीम बी, उसका क्रॉस सेक्शन आपने डबल कर दिया और लोड सेम रखा है। तो ये आपका 2 टाइम्स ऑफ बी एंड 2 टाइम्स ऑफ डी कर दिया आपने। फिर क्या बोला है आपने, देन डिफ्लेक्शंस कितना, उससे परसेंटेज ज़्यादा होगा या कम होगा। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, अगर डेल्टा ए की बात करें इस बीम का, तो पी एल क्यूब बाय 3 टाइम्स ऑफ ई आई, पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। क्लियर है। अब अगर इसकी लेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, सॉरी एल, लेंथ तो आपका एल ही है, ई है, आई कितना है, बी डी क्यूब बाय 12, मीन्स कितना निकलेगा ये आपका 12 पी एल क्यूब अपॉन 3 टाइम्स बी डी क्यूब। ये ध्यान रखिए डेल्टा ए है। अब अगर मैं डेल्टा बी निकालूं इस बीम बी के लिए तो कितना निकलेगा, लोडिंग सेम है आपका पी, तो डेल्टा बी की बात करें अगर, या डिफ्लेक्शन एट बी कितना निकलेगा, पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। तो आई की वैल्यू क्या है आपका 2b इंटू 2 टाइम्स ऑफ डी क्यूब होल अपॉन 12। क्लियर है। अब अगर यहां से आप वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करने पर रिजल्ट क्या निकलेगा, पी एल क्यूब अपॉन 3, बी ऐसा कैसा रहेगा, डी क्यूब ऐसा कैसा रहेगा, एंड 12 आप ऊपर लिख सकते हैं। बचा कितना 2, और ये कितना है, कितना बच गया आपका 2, 8 इंटू 2 1/16, 1/16। यह पूरी टर्म्स किसके बराबर है, डेल्टा ए के बराबर। तो बस इनके बीच में रिलेशन लिख सकते हैं आप कि डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा ए इंटू 1/16। तो मीन्स डेल्टा बी कितना परसेंटेज है डेल्टा ए का, आप बता सकते हैं 1/60 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जब रिजल्ट निकालेंगे आपको तो आंसर आएगा आपका 6.25%, 6.25% इतना डिफ्लेक्शंस होगा बी में। किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में अगर उसका क्रॉस सेक्शन आप डबल कर देते हैं तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। तो कभी इनसे रेशियो पूछ लेता आपको, तो रेशियो बताने में कितना आता 1/16 या 1:16, और परसेंटेज में पूछा है इसलिए आ जाएगा आपका 6.25। तो एक ही क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन बन गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैंटिलीवर टाइप गेट हिंज्ड एट क्यू पर हिंज्ड है, और इसमें जो दो सेंटर पॉइंट है पी और आर। जो पी किसका सेंटर है, कैंटिलीवर पार्ट का, और आर सेंटर पॉइंट है आपका काउंटर वेट का। कैंटिलीवर पार्ट का वेट दिया है आपको 75 किलोग्राम, और काउंटर वेट का आपको मास पूछा है कि कितना मास होना चाहिए ताकि आपका बैलेंस सिचुएशंस में रहे। मतलब तराजू जैसा बनाना है आपको, तो बैलेंस सिचुएशंस के लिए आपको सिचुएशंस या कंडीशंस पता होना चाहिए। यह है कैंटिलीवर पार्ट, और इसका सेंटर पॉइंट दिया है उन्होंने P, और इसका सेंटर पॉइंट R दिया है, और पूरे ओवरऑल सेक्शंस का CG पॉइंट क्या है उन्होंने दिया है Q, मतलब जहां से वो हिंज है लटका हुआ है पोर्शंस, ये आपका हिंज पोर्शंस बोल सकते हो Q। क्लियर है। अब गाइस अगर आप यहां पर वेट लगा दिया आपने कितना 75 किलोग्राम, तो इस प्रकार वेट आपको पूछा है W। क्लियर है, ताकि ये बैलेंस रहे। वी नो दैट बैलेंसिंग कंडीशंस मूवमेंट अबाउट Q क्या होना चाहिए आपका 0, या फिर क्या लिख सकता हूं मैं, मूवमेंट अबाउट Q फ्रॉम राइट हैंड साइड
इज इक्वल टू मूवमेंट अबाउट क्यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इंटरनल हिंज जैसा ट्रीट कर रहा है वो, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर आप इस पॉइंट से निकाले हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने, वो गिवन है आपके पास 20 मीटर, यह है आपके पास 20 मीटर, और यह डिस्टेंस गिवन है आपको 0.5 मीटर, यही गिवन है, हाँ 0.5 मीटर। बस फिर क्या रिजल्ट आप निकाल सकते हो। तो अगर आप राइट साइड से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 75 इंटू 20 इक्वल टू W लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5। तो मीन्स W की वैल्यू आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी आएगी आपकी 300 किलोग्राम इज योर काउंटर वेट फॉर बैलेंस दिस कैंटिलीवर पार्ट। इस कैंटिलीवर पार्ट को बैलेंस करने के लिए आपको काउंटर वेट का वेट कितना होना चाहिए, 300 किलोग्राम। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन था बट आपका कंसेप्चुअल है, ये बिल्कुल ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टील बीम ऑफ breadth 120 mm and height 750 mm is loaded as shown in figure. Assume modulus of elasticity as 200 gigapascal. Then the beam is subjected to a maximum bending moment of, maximum bending moment कितना होगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन उन्हें घुमाने की कोशिश किया है, सिंपली आपसे पूछा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल कर बताइए। तो अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए थे, वहाँ पर हमने ऐसा ही बीम पढ़ा है, और उसमें अगर ये आपका कितना दिया है उन्होंने 120 किलो न्यूटन, तो इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा वो निकाल कर बता दीजिए। तो इसके लिए कितना होगा, दैट पोर्शंस, और ये पोर्शंस होता है आपके पास WL²/8, मीन्स W है आपके पास 120 और इसका जो लेंथ है आपके पास 15 मीटर, मतलब 15²/8। अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास निकल कर आएगा 3375 किलो न्यूटन इज योर आंसर। सॉरी मोमेंट है किलो न्यूटन मीटर, ये रहेगा मोमेंट। तो ये रहेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि द स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ, स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जब हमने रेडियस ऑफ गायरेशन का रिलेशन पढ़ा था, वहां पर स्लेंडरनेस रेशियो किसका होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन, यही होगा आपका ऑप्शन। तो क्या होगा, थ्योरेटिकल पूछा है, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए आप ध्यान से, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ कौन सा होता है, मिनिमम वाला, तो ये लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट्स क्लियर। तो ये होता है आपका यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आर कंप्लीट। ओके गाइस, तो ऐसे हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस इस करंट वीडियो में कंसीडर किए हैं और इसके पहले वाले वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस कंसीडर कर चुके हैं। यदि आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए नेविगेट के साथ में। थैंक्स टू एवरीवन।